अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां हमने रेहान तारिक के शो में हमेशा एक सख्त और तनकीदी अंदाज़ देखा है, वहीं इस बार का पॉडकास्ट कुछ मुख्तलिफ और कदरे मधब नज़र आया। उसकी बुनियादी वजह ये रही कि इस नशिस्त में नदीम नानीवाला को मुकम्मल मौका दिया गया कि वह खुलकर अपनी बात रख सके। यूँ महसूस होता था जैसे इस बार रेहान तारिक ख़ास तौर पर नरमी और बर्दाश्त के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हों। नदीम नानीवाला ने इस पॉडकास्ट में कई ऐसे पहलुओं पर बात की जिन पर पहले कभी भी खुलकर उसने गुफ्तगू नहीं की होगी। खसूसन डक्की भाई के केस के हवाले से उन्होंने पहली बार इंतहाई बेबाकी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना था कि डक्की के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन गलत था, मगर जो कहानी अवाम के सामने आई वो मुकम्मल सच नहीं थी। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि डक्की ने अपने केस में कई लोगों के नाम तो लिए, मगर कहीं भी नदीम नानीवाले का जिक्र नहीं किया। हालांकि उनके बकौल वो डक्की के लिए हर मुमकिन हद तक खड़े रहे। उन्होंने बताया कि वो डक्की के लिए बाहर से सफ़र कर कर आए थे, उसके लिए नाश्ते भिजवाते रहे, उससे मुसलसल राब्ते में रहे, उसकी फैमिली के साथ जुड़े रहे और यहाँ तक कि डक्की के केस में एक ढाल बनकर खड़े रहे। तो जो बंदा लंदन से चल के पाकिस्तान आया है, उसको मिलने गया है, उसको खाना पहुंचाया है, उसके लिए उसको एनसीसी में कॉलिंग करता रहा है, उसकी फैमिली को देखता रहा है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वकील करता रहा है, उसकी वाइफ से घंटों घंटों बातें करता रहा है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसका कोई जिक्र नहीं। उसका बस वो इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में कह दिया, हाँ नानी वाला आया था, नान चने दे गया, मैंने नान चने खाने लगा था, वो चूहा चूहा आ गया, दिस एंड दैट। आई एम वेरी हर्ट कि यार ये है दोस्ती। आई मीन कि हम मैं आपके लिए आया लंदन से, मैं वहां गया, मुझे डिटेन कर लिया, मेरे फोन उन्होंने रख लिए, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया आपकी वजह से। आपकी एफआईआर के अंदर मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला गया। मेरा खुदा जानता है मैं एयरपोर्ट से कैसे निकला। मैं फोन रख ली, मैंने वहां पे गाली गलौज सुनी डिप्टी डॉक्टर जवाहर की, शेब रियाज की, मैंने वहां पे लान तान सुनी। आपको याद है मैंने कहा था कि जो वहां पे मेरे साथ ज्यादती हुई वो भी रिकॉर्डेड है, वो मेरे जो यहाँ पे वकील साहब बैठे उनके फोन में रिकॉर्डेड है। लेकिन बात यह है कि मैंने इतनी लान तान सुनी, मैंने इतना कुछ किया, एंड ही इज लाइक नोबडी। और मेरी अभी मुलाकात से पहले उसने मेरे एक दोस्त को कहा कि भाई मुझे किसी ने कहा कि आपने फिलहाल नानी वाले से दूर रहना है। वो सबसे मिल रहा है, वो बाबा ओपी से मिल रहा है और हमेशा जितने भी ये अरीब से, सिस्टोलॉजी से, बाबा ओपी से, सबसे आपसे मुलाकात नहीं हुई? मेरी उससे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीजें देखे यार, कि देखें जिसने इतना कुछ किया यार, उसका पूरी वीडियोस के अंदर मेरा जिक्र नहीं कि कहीं लोग ये ना कह दें कि वाह नदीम वाह। आप यहीं पे देख लें, खुदा की कसम रजब भट्ट के ऊपर मैं पड़ गया भाई, मेरा जमीन नहीं गवाला किया कि इसको कैसे वो मार सकते हैं। उसके ऊपर पढ़ के मैंने मार खाई। उसने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि यार मेरी शील्ड बना। वो नहीं, डक्की की कोई मजबूरी भी हो सकती है। डक्की की कोई मजबूरी नहीं थी, उसको 7 साल में उसके साथ रहा हूं। उसकी यही मजबूरी होती है कि बस मैं अपने आप तक रहूं, किसी दूसरे बंदे का नाम नहीं ले लेना कि कहीं लोग ये ना कह दें कि यार वाह। बस वो चाहता कि बस मेरी वाह। दूसरा बंदा, ये अभी ये जो आप दूसरा पापा ओपी का नाम बता रहा हूं, बाबा ओपी एक नंबर। इसी गुफ्तगू के दौरान नदीम नानीवाले ने यह भी वाजिया किया कि वो जल्द इन तमाम लोगों को एक्सपोज करेंगे जो इस पूरे मामले में पसपर्दा किरदार अदा करते रहे हैं। यहाँ से गुफ्तगू एक और संगीन रुख इख्तियार करती हुई नज़र आई जब उन्होंने एक नहायत अहम नाम लिया, चौधरी सरफराज, जो मुबैना तौर पर CCIA के ऑफिसर थे और डक्की के केस को हैंडल कर रहे थे। नदीम नानीवाला के मुताबिक सरफराज चौधरी का किरदार नहायत मनफी है। उन्होंने दावा किया कि वो शख्स मुबैना तौर पर उस वक्त तक चैन से नहीं सोता जब तक उसकी जेब में पैसा ना आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डक्की को जिस बच्चे के सामने गालियां दलवाई गई वो बच्चा भी मुबैना तौर पर सरफराज चौधरी का अपना ही बेटा था। मज़ीद इंकिशाफ करते हुए नदीम नानीवाला ने बताया कि सरफराज चौधरी के आगे भी कुछ नुमाइंदे मौजूद थे, ऐसे लोग जो इन्हें ये इतला देते रहते कि अब अगली दिहाड़ी कहाँ से लगेगी और इसके बाद किस तरफ मामले को बढ़ाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि डक्की भी उस बंदे का नाम ले। अगर डक्की ने उस बंदे का नाम ना लिया तो शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में उस बंदे का नाम लूंगा। अब फिर मैंने डक्की से कॉन्टैक्ट किया, डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोज भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना। अरूब ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उस बंदे ने जिया को, डक्की के भाई को अप्रोच किया कि मेरी अरूब से इमरजेंसी बात करवाएं, मेरी अरूब से इमरजेंसी बात करवाएं। जिया को पता नहीं था, जिया ने उसकी बात करवा दी।
तो उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई, कहती अच्छा, तो कहती मैं क्या करूं? कहता अपनी दोस्त के घर चली जाओ। कहती मैं दोस्त के घर कैसे चलिए? चलो ठीक है, मेरे डीएस में दोस्त है। फिर उसने कहा नहीं नहीं, अगर तुम दोस्त के घर चली तो तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे एनसीसी वाले, वो तुम्हारे दोस्त को भी उठा लेंगे। कहते अब क्या करूं? कहता आज मैं घर में कह लूं इधर आ जाओ। वो लड़का कहता कि आज मैं घर में कह लूं आज मेरी तरफ आ जाओ, डक्की की वाइफ को। और वो डक्की के घर आना जाना उसका डक्की का क्लोज फ्रेंड। मैंने उसी नाम नहीं बताना चाह। उसके बाद मुझे अरूप ने फोन किया, कोई तकरीबन 16 फोन किए, मैं सब सोया हुआ था। जब मैं उठा तो वो मेरे उस कॉल में, मेरे मौजूद कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, वो रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? कहती नदीम तुम ठीक कहते थे, तुम्हें पता क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहती उसने ये हरकत की है। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था इससे दूर रहो। मैंने डक्की को ये सारी बात बताई एनसीसी के अंदर कॉल के ऊपर कि यार ये सारी चीज चली है। तो उसने अपने घर कन्वे किया कि उस बंदे से दूर हो जाओ। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी सिलसिले में एक ऐसा और नाम भी सामने आया जिसने सोशल मीडिया को हैरान परेशान कर दिया। जो अपने आप को मजहबी और इस्लाही शख्सियत के तौर पर पेश करते रहे हों, वो शख्स जो टिकटॉक पर माशरे की इस्लाह, अखलाकियात और किरदार साजी की बात करते रहे हों। जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर अफान की। नदीम नानीवाला के मुताबिक डॉक्टर अफान के बारे में वो हक़ाइक़ सामने आए हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे। उनका कहना था कि डॉक्टर अफान मुबैना तौर पर सरफराज चौधरी को ये मालूमात फराहम करते रहे कि डक्की के पास खासी रकम मौजूद है। डक्की के साथ उनकी वीडियोस का वायरल होना, वहां पर पॉडकास्ट के लिए जाना और उस पॉडकास्ट की आड़ में ये सब चीज़ें पहले ही सवालिया निशान बन चुकी हैं। नदीम नानीवाला का दावा था कि इस पूरे केस में डॉक्टर अफान का किरदार महज इत्तफाक नहीं था, बल्कि वो इन अफराद में शामिल थे जो मालूमात पहुंचाने, डील्स करवाने और मामलात को मखसूस सिमत में ले जाने का ज़रिया बने। उन्होंने फिर ये भी बताया कि डॉक्टर अफान ने ना सिर्फ सिस्टोलॉजी के शोहर अरीब परवेज़ बल्कि ख़ुद नदीम नानीवाला तक भी ये मुबैना तौर पर पेशकेश पहुंचाने की कोशिश की है। ये डॉक्टर अफान कैसर है, ये भी बहुत बड़ा टाउट है चौधरी सरफराज का। डॉक्टर अफान कैसर एक ऐसा नौसरबाज आदमी है जो डॉक्टर अफान कैसर जो इन्फ्लुएंसर है। ये पास में हमारे ऊपर बहुत बोला है, हमारी फैमिली तक इसने टारगेट की है, लेकिन हमने इसको कभी रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि इसका काम ये है फेमस लोगों के ऊपर भौंकना और भौंक के अपना मंजन बेचना। और इसकी हर वीडियो आप देखेंगे ना, इस्लामी टच डालना, लोगों को मैनिपुलेट करना और कहना हाँ हाँ वाह 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 वाह। डक्की की जब ये चौधरी सरफराज से मिलने जाता है डॉक्टर अफान कैसर, ये उनका पॉडकास्ट कहता है और उसके दौरान कहता है कि डक्की ने तो लिहाजरा ले आओ, डक्की ने तो जरा ले आओ। कौन कहता है? डॉक्टर अफान कैसर। वो एक वीडियो आई थी ना, हाँ, उस डक्की जब उस वीडियो के अंदर कुछ गुफ्तगू हुई, डक्की जब वहां पे आया, डक्की से मेरी मुलाकात हुई। डक्की ने मुझे बताया कि जब ये वहां पे आया डॉक्टर अफान कैसर, तो चौधरी सरफराज ने मुझे पूछा डक्की तुम जानते हो इसे? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ये डॉक्टर अफान कैसर है। अच्छा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई भी आप ऐसा इल्जाम नहीं लगाएंगे जो बगैर सबूतों के। मैं डक्की की बात कर रहा हूँ जो मुझे डक्की ने बताई बात, अंदर की बात। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो कि जो बिला वजह किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग जाए। आप जो बात करेंगे सबूतों की रोशनी करेंगे। अभी ये सारी चीजें अभी स्लोली आएंगी। ऑलराइट, हाँ, अभी ये सारी चीजें अब आएंगी इंशाल्लाह। ठीक। हाँ, तो डक्की ने कहा मैं इसको जानता हूँ। डक्की की सिर्फ यही बात हुई उससे, मैं इसको जानता हूँ। उसके बाद वो वहां से वो वीडियो में भी देखा जा सकता है। डक्की वहां से वापस अपना नीचे चला गया हवालात में। उसके बाद डॉक्टर अफान कैसर जो कि सिस्ट्रोलॉजी पे 5 बहनें हैं, इसके ऊपर इसने बड़ी वीडियोस बनाई, बिलो द बेल्ट, बड़ा इनको हरास किया। वो बेचारी आज तक इनके खिलाफ बोली नहीं। फिर ये मिलता है इकरा कंवल के हस्बैंड अरी परवेज से, ये उसको एक झूठी स्टोरी सुनाता है जो कि इसकी वो स्टोरी भी उसके पास रिकॉर्डेड है, जिसमें यह कहता है कि मैं गया था, मेरी डक्की से मुलाकात हुई, मेरी होगी बात सरफराज से, मैं तुम्हारी भी डील करवा देता हूँ, मेरी डक्की से आधा घंटा अकेले में बात हुई है, तुम्हें नहीं पता। ये उसने जाके अरी परवेज को ये सारी स्टोरी सुनाई। नदीम नानीवाले के इस पॉडकास्ट के बाद फिर जो डॉक्टर अफान का बयान सामने आया है, वो भी वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हैरान कर देगी। प्यार करने वाले हमेशा प्यार करने वाले साथ हैं, हासिदीन को हैरान कर देगी, क्योंकि अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो आपको यरगमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं आपके प्यार करने वालों को, फिर अल्लाह ऐसा मौका दे देता है। पहली बात,
मेरी चौधरी सरफराज से जिंदगी में सिर्फ एक मुलाकात है और मैं उसके हर करप्ट काम को शदीद तौर पर मुजम्मत करता हूं उसकी, और मैं हर ऐसे शख्स पर लानत भेजता हूं जो करप्शन में इन्वॉल्व है, किसी भी ओहदे पर बैठा हो। दूसरा, डकी को जो उसके साथ इंसानियत सोज सलूक हुआ है, मैं उसमें उसके साथ तब खड़ा था, डकी के साथ, जब आप सब नहीं खड़े थे। आप उसको जवारी और ये सब कह रहे थे। इसके सबूत हैं और वो सबूत मैं दूंगा। पहले वीडियो देखिए। डकी को, सिस्ट्रोलॉजी को और जितने लोग हैं, जेन जी, इनको पागलों की तरह फॉलो करती है। इनको खलनायक ना बनाया जाए, इनको संजू ना बनाया जाए, इनको मुस्बत तौर पर लाया जाए। आज आपको एक बात बड़ी बरमला पॉडकास्ट में कह रहा हूं। मैंने तनकीद की द वे डकी प्रमोटेड, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है जब मैं उसे हथकड़ियां लगे इस तरह अदालतों के चक्कर लगाता देखता हूं। आपका बस चले छुड़वा लें आधे घंटे से पहले। अच्छा, हैव यू ट्राइड दिस? कोई कोशिश की है इसमें? मेरा दिल बहुत करता है कि ऐसा मैं कर पाऊं। वीडियो आपने देख ली। मैं तब डकी के साथ खड़ा था जब कोई नहीं खड़ा था। तो मेरा देखें, किसी से भी इख्तलाफ है ना, वो एक क्रिंज या बाकी चीजों पर होता है, उसकी जात से तो कोई नहीं। आप में से कभी भी किसी को भी, चाहे कोई भी शख्स है, कभी भी कोई मदद चाहिए हो, सबसे पहले अगर आपको कोई शख्स खड़ा नजर आएगा वो मैं आऊंगा। ये मैं कैमरे पे आपको कह रहा हूं। चाहे आपको कोई बीमारी है, चाहे आप पेशेंट हैं, चाहे कोई और मसला है, आई विल बी देयर। फिर मैं आपको एक और बात यहां ऐड कर दूं कि मेरी एक नेचर है, मतलब अब ये मेरे गले पड़ जाती है कि मैं, कभी आप मुझे हॉल्स में देखें, मैं लोगों से जाके मिल रहा हूं तो मैं यूं कर लूंगा, प्यार से मिलूंगा। कोई मुझे एयरपोर्ट पे मिलता है कि भाई तस्वीर खिंचानी है, मैं उसके बच्चों के साथ फर्श पे बैठ जाऊंगा। जो मेरे से मिलने आता है मैं उसके साथ कोई रिश्तेदारी गांठ लेता हूँ कि ये मेरा भाई है, या ये मेरा बहन है, या ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने किसी को कहा, मैं, जितने खालिद अनीस साहब इस बात के गवाह हैं, साबिक डायरेक्टर हैं FIA के, मैं तो सारों को यही कहता हूँ। अब जितने को पुलिस महकमे में बैठा है, कोई इवन मेरे मरीज हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई किसी के साथ कोई रिश्ता है, मैं तो हर किसी को यही कह देता हूँ। तो अगर एक शख्स जो क्लेमिंगली बिठाया गया डायरेक्टर, और अगर आप उससे मिले और आप उसको भाई भाई कह के बात कर रहे हैं और मेरे भाइयों की तरह हैं, तो रिश्तेदारी कहाँ साबित होगी? ठीक है, ये मेरी एक पार्ट ऑफ नेचर है। अगर अब किसी इंसान की अच्छाई उसके गले पड़ रही है कि जनाब वो अच्छे से क्यों मिलता है, या वो हर किसी को भाई बहन क्यों बना लेता है, जाके पूछें, सारे इन्फ्लुएंसर से पूछें, जिससे मर्जी पूछ लें कि मेरी लोगों के साथ जो दोस्ती का ताल्लुक है वो किस लेवल का होता है। मेरे साथ हर किसी का, मेरा हो गया या मेरी फैमिली का हो गया, हम यही करते हैं, भाई है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बेटा है, तो हम मिलते ही ऐसे। उसको भी लोग उस तरफ ले जाते हैं कि जनाब इसने तो कहा ये मेरा भाई है। तो भाई एक बंदा जिसको इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया हो, जो पूरे सिस्टम को चूना लगा के बैठा हो, क्या कहूं मैं उसके बारे में। दूसरा, इस सब का गवाह है अरशद रील्स का भाई माजिद, जो मुझे ये मैसेज करता है 22 अगस्त को कि मैं किस तरह उसको सपोर्ट कर रहा हूं और चीजें कर रहा हूं। और मैं सपोर्ट क्या कर रहा था, मेरी एक आदत है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आप ये सोचें कि आज डकी के साथ ये सब कुछ हुआ है, इंसानियत सोच, तो किसी गरीब के साथ क्या होता होगा। दर्जनों बहुत सारे लोग मुझे जो चेक कराते हैं, उनके अपने अपने कोई मसले होते हैं, किसी के पुलिस में, किसी के किसी दूसरे इदारे में, किसी के कहीं, किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है। एक नेचर है मेरी कि मैंने वो करनी होती है। उस दौरान मेरे इन सबसे ताल्लुकात होते हैं। तो इस दौरान जब हुआ तो मेरे दिल में ये हुआ कि मैंने डकी से मिलना है। अब लकीली किस्मत ये है कि वो जो एक मुलाकात है, जिसको ये हासिद बड़ा नेगेटिवली प्रोपोगेट आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक मुलाकात की वीडियो सामने आ गई। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, एक शख्स जो कि करप्ट है, चौधरी सरफराज, उसने पूरे निजाम को चूना लगाया। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है मीडिया कम्युनिकेशंस का, ये आपके सामने 300 के करीब इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, सहाफी इसमें ऐड होते हैं, और हर किसी को ही एक ही मुद्दा पेश किया जाता है। ये जो वीडियो अब सर्कुलेट कर रही है, डॉक्टर सुबैल इकराम ने बड़ी अच्छी इस पर बात की, और मेरे चंद और दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उससे सहमत हूं। ये वीडियो कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या यहां की कोई वीडियो नहीं है। ये वीडियो रैंडमली चौधरी सरफराज के पास कोई भी इंटरव्यू के लिए करने जाता था, इरशाद भट्टी से भी मिलवाया, वो डकी को नीचे बुला लेता था।
अब मैं जहां हूं तो कमरे में और बहुत सारे सहाफी मौजूद हैं। ये वीडियो आप जरा देख लीजिए। ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना इन्हें जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना वो जो नहीं उस पे बच्चे मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाइक चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मत नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब आपके भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से। वीडियो आपने देख ली। बहुत सारे सहाफी मौजूद हैं जिनके सामने वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुझे बताएं, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं ये ऑल पाकिस्तान पेज जैसे लोग जिनके के लिए मैंने लीगल एक्शन लेना है, बंदा इनसे पूछे कि क्या क्रेडिबिलिटी होगी चेक करने की? यही होगी ना जो इरशाद भट्टी ने किया या मंसूर अली खान ने को जो बताया गया, या इन 300 के ग्रुप पे कि एक बंदा इसको सामने ले आया जाए और वो आके कह दे कि जनाब मुझे मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो आपको बड़ा क्लियरली ये एविडेंट हो जाता है कि भाई नहीं मार रहे इसको और कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ, जबकि बैकएंड पे हो रहा था, जिसको हम फुली कंडेम करते हैं। तो ये बात तो यहीं क्लियर हो जाती है। उसने तशद्दुद किया, उसने करप्शन की, उसके साथियों ने करप्शन की, तो उसको बिग ब्रदर्स ने आन भी लिया। वही बिग ब्रदर्स जिनके लिए मैं हमेशा से पाक भारत जंग के दौरान भी हमेशा फोर फ्रंट रहा हूं, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट देयर वर्क। तो उन्होंने आन लिया और उन्होंने सिस्टम को फेयर ट्रैक पर चढ़ा दिया। अब यहां हसद करने वाले टूट पड़ते हैं। अब हसद करने वाले ये बताएं, 3 महीने पहले डकी को लोग क्या कह रहे थे? कुछ माह पहले रजब भट्ट, जिसको आज हीरो बनाकर एंट्री दी है पाकिस्तान में चीजें, तो अवाम क्या कह रही थी, आज उनके साथ क्या है? तो किसी के नेगेटिविटी या इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह पता है कि हम अपना काम सीधे तरीके से कर रहे हैं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे सिस्टम में कोई फेयर ट्रायल्स मौजूद नहीं है। करप्शन से अटापटा सिस्टम है। सवाल पूछा जाए तो उनसे पूछा जाए जो सिस्टम में ऐसे अफसर लाकर ऊपर लगा देते हैं जो करप्ट। जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि नदीम नानीवाला के इस पॉडकास्ट के बाद डॉक्टर अफान मंजर आम पर आए और उन्होंने अपनी सफाई में ये वीडियो बनाई। लेकिन नदीम नानीवाला की इस वीडियो के बाद एक वीडियो जो डक्की भाई ने भी शेयर की है वो भी देखते हैं। एक शायद प्रोमो आया है एक पॉडकास्ट का जिसमें नदीम नानीवाला ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके खिलाफ जो मटेरियल NCCIA को दिया है वो डॉक्टर अफान कैसर ने दिया है। क्या आपकी नदीम नानीवाला से बात हुई और क्या नदीम नानीवाला का ये क्लेम है आप उसे दुरुस्त समझते हैं? मेरी उससे इस बारे में बात तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे सामने एक क्लिप आई थी तो मैंने उसको कॉल की थी। मेरे ख्याल से तब वो कोई फ़्लाइट वगैरह शायद पकड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी बात नहीं थी हो पाई। तो उसके बाद वो मौका नहीं मिल सका मैं उसको कॉल करने का, लेकिन मैं उससे पूछूंगा क्योंकि मैं तो जेल में था, तो जो लोग जेल से बाहर थे उनको इस मामले में ज़्यादा नॉलेज है। डॉक्टर अफान कैसर आपसे शायद NCCI के ऑफिस में मिलने भी आए थे, तो वहाँ पे आपसे कोई बातचीत आपको इस तरह की वाइब कोई आती है कि डॉक्टर अफान कैसर ने ही ये मटेरियल जो है वो आपके खिलाफ NCCI को दिया? वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, वहाँ पे एक पॉडकास्ट जो है वो लेने आए थे। हाँ, मुझे उनके सामने पेश किया गया था, वो भी स्क्रिप्ट डॉक्टर अफान कैसर के सामने पेश किया गया था? हाँ जी, मुझे स्क्रिप्ट दे के पेश किया गया था। वला से लेके गए थे कि जी ये फलाना फलाना आया हुआ है, तो आपने इसके सामने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। तो वो सिर्फ वो अकेले नहीं थे, इरशाद भट्टी साहब भी जब मेरे से इरशाद भट्टी साहब वहाँ पे पॉडकास्ट लेने नहीं आए थे, वो पता ही करने आए थे मेरा। लेकिन जब मुझे भी उनके सामने पेश किया गया तो फिर मुझे पहले स्क्रिप्ट दी गई, वो बताया गया हवालात में आके कि इरशाद भट्टी साहब आए हुए हैं और बिल्कुल कोई आपका सगा नहीं है, आपका मसला जो है वो एडिशन साहब नहीं हल करना है, तो आपने कोई इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, वो इस तरह करनी। मुझे इस तरह से जो है वो किया जाता था। मेरी डॉक्टर अफान से ऐसा कोई डिटेल में कोई उनसे मेरी बात हुई नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो नदीम नानीवाला का क्लेम है ये मैंने और भी एक दो जगह से और भी सुना है, तो इस मामले में मैं खुद भी अपने ज़ाती तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अच्छा, डॉक्टर अफान कैसे खुदा ना करे कि किसी दिन इसका मेरा आमना सामना हो जाए, शायद उस दिन मैं से नहीं छोड़ूंगा। मैं नदीम नानीवाला के इस पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया में जंग का समा बन चुका है, जिसमें आपने देखा कि डक्की भाई की भी वीडियो मंजर आम पर आई और डॉक्टर अफान ने भी अपनी वीडियो में अपनी सफाई पेश की है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मैं अपनी ज़ाती राय शामिल करूँ तो शायद ये एक और बड़ा तूफ़ान बन जाए। इसलिए मैं किसी के हक़ या मुखालफत में फ़ैसला सुनाने की बजाय आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान भी खुले रखें और अपने दिमाग को हाज़िर रखें। खुद देखें, खुद सुने और ख़ुद फ़ैसला करें सही क्या है और गलत क्या है।
इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कहती हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, इसके रिएक्शन में आप शायद वो पहली शख्सियत है जिसने इतना खुल के रिएक्ट किया है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपके बड़े ही करीबी दोस्त डॉक्टर अफान, वो उस ऑफिसर की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं वहाँ विजिट किया, इसने कहा कोई तशद्दुद नहीं है, मेरे ऊपर कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सब ज्यादती हो रही है, वो आगे कह रहा है मेरे साथ ज्यादती हुई है। डॉक्टर अफान साहब फिर गलत थे क्या? उनको चूना लगाया गया? डॉक्टर अफान भी मैं समझता हूँ डिसीव हो गए हैं इस गलीज़ आदमी के हाथों। मेरे पास एक बड़े अरसे से वीडियो मौजूद है, ये आप वीडियो चला भी दीजिएगा, अपने नाज़रीन को दिखा भी दीजिएगा कि डॉक्टर अफान के सामने डक्की को पेश किया गया। सरफराज चौधरी ने कहा, डक्की से पूछा कि यार क्या तुम पे तशद्दुद हुआ है? यार वहाँ पे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। अब डक्की अपने मुंह से हंस के कह रहा है कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब है सहाफ़ी ने बिलीव करना है ना कि यार एक अफसर इतना कॉन्फिडेंटली, ये पूरा एक ट्रैप था, ये पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। सरफराज चौधरी ने पूरा एक इंप्रेशन दिया था, पूरा एक ऑरा क्रिएट किया था कि यार डक्की को मैंने बड़े अच्छे तरीके से रखा है, डक्की के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, डक्की के ऊपर कोई मारपीट नहीं हुई, डक्की को हमने कोई जुल्म बर्बरियत नहीं की, कोई उस पर जो है वो टॉर्चर नहीं दिया, अंदर बड़े उसको आराम सुकून से रखा हुआ है। बल्कि अभी इरशाद भट्टी साहब का एक आया था व्लॉग आया कल, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम अंदर गए, वहाँ पे हमने चेक किया पूरा, डक्की मेरे सामने पेश हुआ, उसने कहा मेरे पर कोई ज्यादती जुल्म नहीं हुआ। फिर मैं राउंड लगा रहा था, तब एक मैं कमरे में गया तो इत्तेफाक से वहाँ पे उसकी फैमिली के साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। तो इंप्रेशन यार देखें, डिसीव हो गए ना, पूरी कौम डिसीव हुई। अगर हमें पता होता तो क्या हम आवाज ना उठाते? पहले बिल्कुल सब उठाते, पूरी कौम ही डिसीव हो गई। तो अगर डॉक्टर अफान डिसीव हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अफान के साथ बेशतर साफी डिसीव हो गए। क्या डॉक्टर अफान ने सिर्फ पॉडकास्ट किया या डॉक्टर अफान ने सिर्फ सरफराज चौधरी का इंटरव्यू किया? नहीं यार, बेशतर साफियों ने किया है। और अगर इस मौके पर आप डॉक्टर अफान को क्रिटिसाइज करें तो ये मैं समझता हूँ सरीहन नाइंसाफी है। उस बंदे की माशरे के अंदर बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उस बंदे ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। जंग का मैदान हो, हेल्थ का मैदान हो, हर जगह पर उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात रखता है, पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं रखता है। तो आई थिंक डॉक्टर अफान को इस मौके के ऊपर आड़े हाथों लेना ये सरीहन ज्यादती है। मतलब जिस बंदे ने तशद्दुद किया, जबर किया, जुल्म किया है, आप उसको नहीं कुछ कह रहे, डॉक्टर अफान के पीछे पड़ गए कि डॉक्टर अफान ने डक्की को पकड़वाया है। ऐसा भी एक किरदार है मुआशरे में जो क्लेम करता है डक्की को मैंने पकड़वाया है, उसको क्यों नहीं पकड़ते? ऐसा भी किरदार है। तो डॉक्टर अफान क्या, डॉक्टर अफान ने तो कोशिश की, हकाइक आके सामने लाए, उसने अपना वक्त दिया, उसने अपना टाइम निकाल के गया, वहां पे इन्वेस्टिगेट किया, डक्की से मिला।